everyone, a very warm welcome to all of you at our YouTube channel, which name is English Institute. And today we are here with very important structure, and we are going to learn how to use SRM in our English speaking. SRM को हम बेसिक स्पीकिंग में कहाँ कहाँ और कैसे यूज कर सकते हैं, क्या क्या इसके यूज होते हैं और हिंदी मीनिंग क्या होता है, और क्या हमारे सेंटेंस फ्रेमिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनके थ्रू हम एक सेंटेंस को फ्रेम कर सकते हैं, वो हम आज सीखने वाले हैं। लगभग 10 स्ट्रक्चर्स मैं आपको प्रोवाइड करने वाली हूँ। दीज आर वेरी इजी एंड इंटरेस्टिंग ऑल्सो, एंड इट विल बी इजी टू लर्न ऑल द थिंग्स विद द हेल्प ऑफ दीज स्ट्रक्चर्स। तो लेट्स स्टार्ट द थिंग्स। एंड द वेरी फर्स्ट स्ट्रक्चर्स ऑफ SRM इज, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको SRM के हिंदी सेंस समझ में आनी चाहिए कि SRM का हिंदी मीनिंग क्या होता है और हम कहाँ इसको यूज करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल लर्न व्हाट आर द हिंदी मीनिंग ऑफ SRM। इफ आई टॉक अबाउट द इज, तो इसका हिंदी मीनिंग होता है या होता है, और ऑब्वियसली इसके हिंदी मीनिंग से ही आपको पता चल रहा है कि सिंगुलर के साथ यूज किया जाता है। इट इज यूज्ड विद सिंगुलर सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट मतलब जो काउंटिंग में एक है, जो ही, शी, राम, सीता, ये सब सिंगुलर के फॉर्म में आएंगे। एंड द नेक्स्ट इज आर। आर के क्या हिंदी मीनिंग होते हैं और किसके साथ यूज होता है। अगर हम बात करें आर की, तो आर के हमारे 3 मीनिंग होते हैं। एक तो है, यानी कि जैसा कि मैं कह रही हूँ ये है एक पेन है, तो ये सिंगुलर में आ जाएगा, इसके लिए हम ये यूज करेंगे। और अगर मुझे बोलना है कि ये पेन है, जब एक से ज्यादा नंबर्स में हमारे पास पेन है या कोई भी चीज है, तो वो प्लूरल में काउंट होता है और उसके लिए हम आर यूज करते हैं। वो के लिए भी हम आर यूज करते हैं, जो मोस्टली यू के साथ यूज होता है। जैसे कि तुम बीमार हो, तुम खुश हो, तो वहां पर हम यू आर इल, यू आर हैप्पी, वहां पर हम आर का यूज करेंगे, और ये मोस्टली प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज होता है। एंड द नेक्स्ट वन इज एम। एम का हिंदी सेंस होता है खुश, और इसको केवल और केवल आई के साथ हम लोग यूज करते हैं। एम को और किसी प्रोनाउन के साथ या और किसी सब्जेक्ट के साथ यूज ही नहीं किया जाता, इसको केवल आई के साथ यूज किया जाएगा, क्योंकि आई के केस में ही यू शब्द का यूज होगा। जैसे एक मैं आज बहुत खुश हूँ, आई एम वेरी हैप्पी, मैं बहुत बिजी हूँ, आई एम वेरी बिजी। ओके, तो अब हम बात करते हैं इस स्ट्रक्चर की। हमारे सामने एक स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट देन SRM। SRM में से हम एक लिंकिंग वर्ब लेने वाले हैं, और उसके बाद कोई भी एडजेक्टिव, कॉम्प्लीमेंट या फिर ऑब्जेक्ट। मतलब कहने का यह है, कुछ ऐसे सेंटेंसेस जहां पर आप कोई एक्शन नहीं कर रहे हैं, जहां पर आप कोई भी काम नहीं कर रहे हैं, बस आप कोई जानकारी दे रहे हैं। यू आर जस्ट गिविंग एनी इंफॉर्मेशन विदाउट एनी एक्शन। whenever you need a structure to give information only without any action, जब आपको कोई इंफॉर्मेशन देनी है, केवल और केवल जानकारी देनी है बिना किसी काम के, जिसमें कोई काम नहीं हो रहा है, आपको कोई एडजेक्टिव क्या होता है, डिस्क्राइबिंग पर्सन। किसी चीज के बारे में, किसी जगह के बारे में, किसी व्यक्ति के बारे में कुछ डिस्क्राइब करना है। टू टेल एडजेक्टिव अबाउट एनी पर्सन, प्लेस और थिंग। जब आपको किसी के बारे में कुछ बताना है, केवल जहां पर कोई एक्शन परफॉर्म नहीं किया जा रहा है, तो वहां पर आप इस स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। एंड द स्ट्रक्चर विल बी सब्जेक्ट प्लस SRM प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर सब्जेक्ट कौन है? सब्जेक्ट वह होता है जिसके बारे में हम बताने वाले हैं, जिसके बारे में आप डिस्कस करने वाले हैं, जिसके बारे में आप इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर मैं किसी लड़के के बारे में इन्फॉर्म करना चाहती हूँ कि वह लड़का इस हॉस्पिटल में डॉक्टर है। अब आप एक चीज नोट कीजिए कि यहाँ पर कोई एक्शन परफॉर्म नहीं किया गया। मैंने ये नहीं बोला है कि वो यहाँ पर इलाज कर रहा है या पेशेंट को चेक कर रहा है, ये एक्शन की कैटेगरी में आ जाएंगे। अभी मैंने बस आपको इन्फॉर्म किया है कि वह लड़का इस हॉस्पिटल में डॉक्टर है, तो यहाँ पर हम बोलेंगे, हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा ही। एंड क्योंकि ही सिंगुलर है, तो हम हेल्पिंग वर्ब, लिंकिंग वर्ब लेने वाले हैं इज, और बाद में जो भी हमें बताना है एडजेक्टिव और डॉक्टर। ही इज अ डॉक्टर इन दिस हॉस्पिटल। इट इज वेरी इजी टू स्पीक। नेक्स्ट सेंटेंस है, मुझे बताना है एक गर्ल के बारे में कि वह इस स्कूल में एक अध्यापक है। तो मैं उस लड़की के बारे में क्योंकि बता रही हूँ, तो वो मेरा सब्जेक्ट है, और क्योंकि सिंगुलर है तो मैं इज यूज कर रही हूँ। शी इज द टीचर इन दिस स्कूल। वह इस स्कूल में अध्यापक है। नेक्स्ट है, मुझे बताना है कि मैं 12th क्लास का स्टूडेंट हूँ। तो आई से हमारा सेंटेंस शुरू होगा ऑब्वियसली, और आई के साथ हम लिंकिंग वर्ड यूज करेंगे एम। तो आई के साथ हम लिंकिंग वर्ड यूज करते हैं एम। अब मुझे कहना है कि मैं 12th का स्टूडेंट हूँ, तो मेरा सब्जेक्ट हो गया आई, और इसके साथ मैंने लिंकिंग वर्ब लिया एम। अब मैं कह सकती हूँ आई एम स्टूडेंट ऑफ क्लास 12। आई एम स्टूडेंट ऑफ क्लास 12। एंड द नेक्स्ट सेंटेंस इज, टुडे वेदर इज वर्स। ये बाय मिस्टेक यहाँ पर वर्ड्स हुआ है, ये है वर्स।
वर्स यानी बैड। टुडे वेदर इज वर्स यानी कि आज जो मौसम जो है वो खराब है, आज मौसम खराब है। द स्काई इज ओवरकास्ट टुडे, स्काई इज ओवरकास्ट टुडे मतलब कि जो आसमान है वो बादलों से भरा हुआ है आज। द कोल इज ब्लैक, यहाँ पर मैं इंफॉर्म कर रही हूँ कोयले के बारे में, यहाँ पर मैं कोयले के बारे में जानकारी दे रही हूँ कि कोयला काला होता है, तो मैं सिंपल बोलूंगी द कोल इज ब्लैक। एंड इन द नेक्स्ट सेंटेंस में यहाँ पर इंफॉर्म कर रही हूँ कि बच्चे शरारती होते हैं, बच्चे जो है शैतान होते हैं। तो यहाँ पर मैं बच्चों के बारे में इंफॉर्म कर रही हूँ, तो मेरा सब्जेक्ट रहेगा किड्स। और क्योंकि मैं सभी बच्चों की बात कर रही हूँ तो उसको प्लूरल की कैटेगरी में लेंगे, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग आर हियर। किड्स आर नोटी। ओके, अब आते हैं हम नेक्स्ट फॉर्मूला पे। And our next formula is related with passive form. What is passive form first of all? Passive form क्या होता है? जैसे कि आपने देखा है कि जो भी सेंटेंस हम चाहे लिख रहे हैं या बोल रहे हैं तो वहां पर आपको एक एक्शन डूअर जरूर मिलता है, एक सब्जेक्ट जरूर मिलता है। सब्जेक्ट यानी एक्शन डूअर जो सेंटेंस में एक्शन को परफॉर्म कर रहा है, जो सेंटेंस में काम को कर रहा है। अब कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जहां पर हम केवल काम के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, है ना, लेकिन हमारे पास एक्शन डूअर नहीं है, तो इस तरीके के सेंटेंसेस पैसिव फॉर्म की कैटेगरी में आ जाते हैं, उनको हम पैसिव फॉर्म में बोलते हैं। आप सबने ग्रामर में एक्टिव पैसिव पढ़े होंगे, लेकिन वहां पर आपको एक्टिव वाला सेंटेंस प्रोवाइड किया जाता है जिसको आप पैसिव में कन्वर्ट करते हो, और जो सब्जेक्ट होता है उसको बाय करके लास्ट में दिखाते हो, है ना। लेकिन इंग्लिश स्पीकिंग में अगर आपके पास एक्शन डूअर नहीं है, केवल उसी सिचुएशन में मोस्टली हम पैसिव वॉइस का यूज करते हैं। तो एक बार हम समझ लेते हैं। When we don't have any action doer in this sentence, then we speak those sentences in passive form. अगर हमारे पास किसी सेंटेंस में एक्शन डूअर नहीं है, उस केस में हम उन सेंटेंसेस को पैसिव फॉर्म में बोलते हैं। और फॉर्मूला क्या होता है पैसिव फॉर्म में बोलने का? जिस भी काम के बारे में आप बात कर रहे हैं, एक्शन यानी ऑब्जेक्ट यानी कर्म, हिंदी में हम इसको कर्म बोलते हैं, कर्म यानी काम, यानी जिस भी एक्शन का डिस्कशन यहाँ पर किया जा रहा है, जिस चीज से रिलेटेड बात हो रही है, जिस चीज से भी रिलेटेड बात हो रही है, यहाँ पर आप उसको ऑब्जेक्ट में ले आते हैं। तो जैसे कि हम कहें, यहाँ पर आपका फॉर्मूला रहेगा सब ऑब्जेक्ट प्लस इजआरएम। ये इजआरएम अब आपके ऑब्जेक्ट के हिसाब से हम यूज करेंगे। और ऑलवेज इन पैसिव फॉर्म वी यूज थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। जो हमारी एक्शन फॉर्म होती है वो थर्ड फॉर्म आती है हमेशा। और बाय सब्जेक्ट ये ऑप्शनल है। अगर हमारे पास सब्जेक्ट है तो हम पैसिव फॉर्म यूज ही नहीं करेंगे, स्पीकिंग में बहुत रेयरली हम यूज करेंगे। लेकिन अगर सब्जेक्ट है उसके बाद भी आप पैसिव फॉर्म यूज करना चाहते हैं, तब आप बाय के बाद यहाँ पर अपने सब्जेक्ट के प्रोनाउन को दिखाते हैं। और इसकी हिंदी मोस्टली निकलती है किया जाता है, कोई भी काम किया जाता है। जो सेंटेंसेस प्रेजेंट इंडेफिनेट में होते हैं उनको पैसिव फॉर्म में इस तरीके से बोला जाता है। जो सेंटेंसेस प्रेजेंट इंडेफिनेट में होते हैं उनको पैसिव फॉर्म में बोलने के लिए इस फॉर्मूले का यूज किया जाता है। तो फॉर एग्जाम्पल, जैसे मुझे कहना है कि अगर मैं बोलूँ कि मैं होली मनाती हूँ, तो ये हो जाएगा आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक्टिव सेंटेंस। मैं होली मनाती हूँ, क्योंकि यहाँ पर आपके पास सब्जेक्ट है, एक्शन डूअर है, मैं एक्शन डूअर है जो होली मनाने का काम करते हैं। लेकिन अगर मैं कहूँ कि होली मनाई जाती है हिंदुओं द्वारा, होली जो है हिंदुओं द्वारा मनाई जाती है, तो कैसे हम इसको बोलेंगे? उस केस में आप इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। होली फेस्टिवल, होली का त्योहार हिंदुओं द्वारा मनाया जाता है। होली फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड बाय हिंदू। होली फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड बाय हिंदू। नेक्स्ट सेंटेंस है होली का त्योहार भारत में मनाया जाता है, तो यहाँ पर आप कह सकते हैं होली फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन इंडिया। होली फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन इंडिया। एंड नेक्स्ट सेंटेंस इज एम्प्लॉइज आर ट्रेन्ड इन सम कंपनीज। कुछ कंपनीज में एम्प्लॉइज को ट्रेनिंग दी जाती है। तो एम्प्लॉइज, अब मेरा जो ऑब्जेक्ट आ रहा है यहाँ पर, अब मेरा जो ऑब्जेक्ट आ रहा है सेंटेंस की स्टार्टिंग में, दैट इज प्लूरल, दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग आर हियर, इसीलिए मैं यहाँ पर आर यूज कर रही हूँ। एम्प्लॉइज आर ट्रेन्ड इन सम कंपनीज। एम्प्लॉइज को कुछ कंपनीज में ट्रेन किया जाता है। अब मैं एक सेंटेंस बोली हूँ कि मुझे मेरे ट्यूटर के द्वारा घर पर पढ़ाया जाता है। आई एम टॉट, यहाँ पर मुझे के लिए मुझे पढ़ाया जाता है, ये ऑब्जेक्ट है हमारा, और यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है ट्यूटर जो पढ़ाने का काम करता है। तो आई एम टॉट एट होम बाय माई ट्यूटर। आपको बस एक चीज ध्यान रखनी है, जहां पर भी प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंसेस विदाउट एक्शन
डूअर या विदाउट सब्जेक्ट आ रहे हैं तो उनको आप पैसिव फॉर्म की सहायता से बोल सकते हैं। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट स्ट्रक्चर पे। एंड नेक्स्ट स्ट्रक्चर इज सब्जेक्ट देन इजआरएम देन एक्शन। हमारा V1 में रहेगा प्लस आईएनजी एंड देन ऑब्जेक्ट, और ये एक्टिव वाले सेंटेंस है। एक्टिव वाले सेंटेंस से मतलब जहां पर आपके पास सब्जेक्ट है, एक्शन डूअर है। अब ये आईएनजी देखकर आप समझ गए होंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का स्ट्रक्चर है। ग्रामेटिकली अगर हम बोले तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का स्ट्रक्चर है जहां पर इजआरएम का यूज होता है। अब यहाँ पर आईएनजी फॉर्म उसी केस में यूज होगी जहां पर एक्शन होगा, कोई काम प्रेजेंट में किया जा रहा होगा, कोई काम प्रेजेंट में कंटिन्यू होगा। This structure is used to tell about any action which is continue in present. ये structure उस चीज को, उस काम को बताने के लिए किया जाता है जो प्रेजेंट में कंटिन्यू है, जो प्रेजेंट में हो रहा है। जैसे मैं बोल रही हूँ, मैं आपको स्ट्रक्चर समझा रही हूँ, आप वीडियो देख रहे हैं, आप स्ट्रक्चर समझ रहे हैं। ये सारे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के ही एग्जाम्पल्स हैं। आईएनजी जो हम यहाँ पर V1 में आईएनजी बोलते हैं, इसका हिंदी सेंस होता है रहा है, रही है, रहे हैं, रहा। और कुछ एग्जाम्पल्स हम इसमें लेते हैं, दिस इज वेरी इजी। और इजआरएम को यूज करने की जो कंडीशंस है वो वही है जो हमने शुरू में समझी है। इफ योर सब्जेक्ट इज सिंगुलर देन यू विल यूज इज, इफ योर सब्जेक्ट इज प्लूरल देन यू विल यूज आर, और इफ योर सब्जेक्ट इज आई देन 100% यू विल यूज एम ओनली। ओके, सो कुछ एग्जाम्पल्स हम देख लेते हैं। आई एम रीडिंग अ बुक इन इंग्लिश लैंग्वेज, मैं अंग्रेजी भाषा में किताब पढ़ रहा हूँ। यही इंपॉर्टेंट है, पढ़ रहा हूँ, रीडिंग लगाते ही, आईएनजी लगाते ही प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में कन्वर्ट हो जाएगा। रिलेटेड विद पॉलिटिक्स, मैं इंग्लिश भाषा में राजनीति से संबंधित एक बुक पढ़ रहा हूँ। वी आर वॉचिंग अ हॉरर मूवी इन द नाइट, हम रात में एक डरावनी मूवी देख रहे हैं। अ बॉय इज फाइटिंग विद हिज फ्रेंड्स, एक लड़का अपने दोस्तों से लड़ रहा है। अ बॉय इज फाइटिंग, अब यहाँ पर एक्शन डूअर कौन है? ये बॉय जो लड़ने का काम कर रहा है, बिकॉज इट इज सिंगुलर दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग इज। और लड़ रहा है, लड़ने को हम फाइट कहते हैं, वहां पर आपने आईएनजी ऐड कर दिया। अ बॉय इज फाइटिंग विद हिज फ्रेंड्स। तो ये है आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस जहां पर आप इजआरएम यूज करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं और कहाँ पर हम इजआरएम यूज करते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला, यही प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का पैसिव फॉर्म है ये, जहां पर आपके पास एक्शन डूअर नहीं होगा। अभी जो हमने एक्टिव वाला फॉर्म देखा लास्ट स्लाइड में, वहां पर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हम यूज कर रहे थे, लेकिन वहां पर हमारे पास सब्जेक्ट था, एक्शन डूअर था जो काम कर रहा था। लेकिन इस केस में पैसिव फॉर्म में हमारे पास एक्शन डूअर नहीं होगा, केवल एक्शन की बात की जाएगी। इसकी हिंदी निकलती है, पहले होता है ऑब्जेक्ट, फिर इजआरएम, इजआरएम के साथ बीइंग, और फिर एक्शन की थर्ड फॉर्म। इजआरएम के साथ जब हम बीइंग लगा देते हैं तो उसकी हिंदी निकलती है किया जा रहा है, कोई भी एक्शन जो किया जा रहा है। इस तरीके के सेंटेंसेस बोलने के लिए आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना होता है। व्हेन वी डोंट हैव एनी एक्शन डूअर एंड वी आर टेलिंग अबाउट एनी प्रोग्रेसिव एक्शन, जब हमारे पास कोई काम को करने वाला नहीं है सेंटेंस में, एंड वी आर टेलिंग अबाउट एनी प्रोग्रेसिव एक्शन, और हम किसी एक्शन के बारे में बता रहे हैं जो प्रोग्रेसिव है, माने चल रहा है, कंटिन्यू है। फॉर एग्जाम्पल, अ पार्टी इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड इन ऑफिस फॉर ग्रैंड ओपनिंग। मान लीजिए मैं कह रही हूँ कि अगर मैं बोलूंगी मैं एक पार्टी ऑर्गेनाइज कर रही हूँ, तो यहाँ पर आपके पास सब्जेक्ट है, मैं ऑर्गेनाइज कर रही हूँ, तो आई एम ऑर्गेनाइजिंग अ पार्टी। बट मैं यहाँ पर बोल रही हूँ कि ऑफिस में बड़ी ओपनिंग के लिए पार्टी ऑर्गेनाइज की जा रही है। कौन कर रहा है? यू डोंट नो, आपको नहीं पता कि कौन ऑर्गेनाइज कर रहा है। इस केस में आपके पास एक्शन डूअर नहीं है, सब्जेक्ट नहीं है, तो उस केस में आप पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर यूज करेंगे, जहां पर आप बोलेंगे जिस चीज के बारे में आप बता रहे हैं, जिसको आप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, दैट इज पार्टी। अब ये पार्टी सिंगुलर फॉर्म में हम लेंगे तो इज, और रहा रही की साउंड के लिए आप बीइंग यूज करेंगे। अब पार्टी इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड, ऑर्गेनाइज की भी हमने थर्ड फॉर्म लिया है बिकॉज वी आर स्पीकिंग इन पैसिव फॉर्म। अ पार्टी इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड इन ऑफिस फॉर ग्रैंड ओपनिंग, एक अच्छी बड़ी ओपनिंग के लिए ऑफिस में पार्टी ऑर्गेनाइज की जा रही है। ओके, नेक्स्ट स्टूडेंट है कि कुछ स्टूडेंट्स को टीचर के द्वारा डांटा जा रहा है, तो सम स्टूडेंट्स आर बीइंग स्कोल्डेड बाय टीचर्स, मुझे कुछ बदमाशों के द्वारा डराया जा रहा है। आई एम बीइंग स्केयर्ड बाय सम रास्कल्स, इन तीनों में ही सब्जेक्ट है, क्योंकि हम इनको इन दो में सब्जेक्ट है, क्योंकि हम इनको पैसिव वॉइस में बोल रहे हैं, इसलिए हमने सब्जेक्ट को बाय के तुरंत बाद दिखाया है। मतलब ये जो V3 है, इसके तुरंत बाद बाय का यूज करके आप सब्जेक्ट शो कर सकते हैं।
ओके। ये स्ट्रक्चर्स आपके स्पीकिंग और राइटिंग दोनों के लिए ही यूजफुल होने वाले हैं, बट आई विल सजेस्ट यू शुड try to speak some sentences with the help of these structures continuously. It will be a great help for your speaking. Now we will move on the next slide where we can use this RM. नेक्स्ट हमारा कोई पैसिव फॉर्म या कोई टेंस नहीं है, इट इज अ सिंपल स्ट्रक्चर, यू कैन से इट इज लाइक अ मॉडल वर्ब जो हम इज टू, आर टू एंड टू की फॉर्म में यूज करते हैं। पहले होता है सब्जेक्ट जो भी काम को करेगा, फिर होता है इज टू, आर टू एंड टू, और इसके साथ टू के तुरंत बाद हम लेते हैं एक्शन की फर्स्ट फॉर्म, और फिर जो भी बचता है उसको लेते हैं ऑब्जेक्ट में। तो यहाँ पर इस टू आर टू एम टू का क्या सेंस होता है? यहाँ पर इस टू आर टू एम टू से हम ये बताते हैं कि कोई एक्शन जो मुझे करना है, प्रेजेंट में करना है। मान लीजिए यहाँ पर हम पहले समझ लेते हैं, वी यूज इस टू आर टू एम टू व्हेन वी हैव सम एक्शन टू डू इन प्रेजेंट, जब हमारे पास वर्तमान में करने के लिए कोई काम, और उस केस में मैं बता रही हूँ कि मुझे पढ़ना है, मुझे भी खाना बनाना है, या मुझे भी घूमने जाना है, कोई भी काम जो मुझे करना है उसे बताने के लिए मैं इस टू आर टू एम टू का यूज करती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आई एम टू गो टू मार्केट आफ्टर सम टाइम, मुझे थोड़े टाइम बाद मार्केट जाना है। ही इज टू परफॉर्म एट स्टेज आफ्टर 15 सेकेंड, उसे 15 मिनट के बाद स्टेज को परफॉर्म करना है। दे आर टू अटेंड दिस मीटिंग टूडे, उन्हें ये मीटिंग आज अटेंड करनी है। ओके, दिस इज वेरी इजी। एंड द नेक्स्ट वी विल मूव ऑन टू दिस स्ट्रक्चर विच इज सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस यूज्ड टू V1 ऑब्जेक्ट। ये हम यूज करते हैं जब हमें ये बताने है कि हम किसी चीज को करने के आदी हैं, मतलब हमें आदत है। इसके मैं आपको दो स्ट्रक्चर प्रोवाइड करने वाली हूँ आदत बताने के लिए। प्रेजेंट की आदत को आप कैसे बता सकते हैं कि मुझे रात को देर से सोने की आदत है, मुझे बच्चों के साथ खेलने की आदत है, मुझे रात में पढ़ने की आदत है, मुझे मीठा खाने की आदत है, या उससे गुस्सा होने की आदत है। इस तरीके की चीजें आप कैसे बोल सकते हैं? इट इज ऑल्सो वेरी इजी। जब भी हम प्रेजेंट की आदत को डिस्क्राइब करना चाहते हैं तो आपके पास दो तरीके होते हैं। फर्स्ट वन इज दिस, जो हम अभी समझ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई एम, आई इज आर एम को यूज करने के रूल्स वही है, सिंगुलर के साथ इज, प्लूरल के साथ आर एंड आई के साथ एम। इसके तुरंत बाद आपको यूज्ड टू का यूज करना है। यूज्ड टू माने यही बता दें कि आप किस चीज के यूज्ड टू हो गए, आदि हो गए, आदत पड़ गई आपको किसी चीज की, और उसके तुरंत बाद एक्शन की फर्स्ट फॉर्म आपको यूज करनी है। So let's get some examples here. I am used to wake up till late night. मुझे देर रात तक जागने की आदत है। We are used to buy our grocery from this store. हमें इस स्टोर से अपना ग्रोसरी मतलब राशन का सामान, किराना का सामान खरीदने की आदत है। राहुल is used to stand first in every standard. राहुल को हर क्लास में फर्स्ट आने की आदत है। नाउ आदत को बताने के लिए हम दूसरा स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सब्जेक्ट इज आर एम, जहां पर आप यूज टू यूज कर रहे हैं वहां पर आप हैबिचुअल ऑफ यूज कर सकते हैं। बट डिफरेंस क्या आएगा? हैबिचुअल ऑफ के साथ आप, क्योंकि ऑफ एक प्रीपोजिशन है, इसके तुरंत बाद आप V1 यूज ना करके V1 में ING लगा देते हैं और इसका अर्थ ना नी ने में निकलता है, जिसको आप ग्रामेटिकली डिडंट बोलते हैं। कोई भी काम करने की आदत पड़ जाना, जैसे कि मैं कहूँ आई एम हैबिचुअल ऑफ ईटिंग आइसक्रीम, ऑफ के तुरंत बाद मैंने ईटिंग का यूज किया है। दिस इज डिडंट, इसकी हिंदी ना नी ने में निकलती है, मतलब कि मुझे आइसक्रीम खाने की आदत है डेली डिनर के बाद। ही इज हैबिचुअल ऑफ स्मोकिंग, उसको धूम्रपान करने की आदत है। आई एम हैबिचुअल ऑफ राइडिंग बाइक, मुझे बाइक की सवारी करने की आदत है। ठीक है, बाइक चलाने की आदत है। नाउ वी विल मूव ऑन टू नेक्स्ट स्ट्रक्चर। ये स्ट्रक्चर हम यूज करते हैं जब हमें ये बताना होता है कि हम किस चीज में अच्छे हैं, किस एक्टिविटी में आप बहुत अच्छे हैं। तो इसको भी आप दो तरीके से बता सकते हैं, पहले तो नाउन की सहायता से या फिर जिरंड की सहायता से। और ये केवल आप इसीलिए यूज नहीं करते कि आप किसी काम में अच्छे हैं ये बताना, आप किस काम में बुरे हैं, एवरेज हैं, अच्छे हैं, ये आप सब कुछ इस फॉर्मूले से बता सकते हैं। सब्जेक्ट इज आर एम प्लस गुड और बैड जो भी आपको कहना है, देन एट, और फिर नाउन या जिरंड। नाउन मतलब अगर आप उस एक्टिविटी का केवल नाम बता रहे हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल जस्ट लाइक मैं कहूँ आई एम गुड एट डांस, है ना। तो कुछ चीजें आप विद द हेल्प ऑफ नाउन बता सकते हैं और कुछ चीजें आप विद द हेल्प ऑफ जिरंड बता सकते हैं। जिरंड हो गया जैसे कि ड्राइंग,
सिंगिंग, स्पीकिंग। स्पीकिंग माने बोलना। जब किसी भी एक्शन में आईएनजी लग जाए और उसकी हिंदी ना नी ना ने पे खत्म हो तो वो जिरंड होता है। शी इज गुड इन स्पीकिंग, वह बोलने में अच्छी है, तो ये हमने जिरंड से बताया है। ही इज बैड इन सिंगिंग, वह गाने में बहुत बुरा है। आई एम गुड एट ड्राइंग, मैं ड्राइंग में बहुत अच्छा हूँ। और ये सब जिरंड हमने यहाँ पर यूज किया है। और अगर नाउन से बताना है, नाउन माने किसी एक्टिविटी का नाम, तो आप कह सकते हैं आई एम गुड एट आर्ट, आई एम गुड इन आर्ट, इस तरीके से बता सकते हैं। ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं ही इज गुड इन डांस। ओके, so like this you can use this structure. And this is our last structure and it is also very useful. Subject plus isrm plus interested in and then gerund. कोई भी एक्शन जिसे करने में आपका इंटरेस्ट है, कोई भी एक्शन जिसे करने में आपकी रुचि है, उसे बताने के लिए आप इस स्ट्रक्चर को यूज कर सकते हैं। अगेन जिरंड वही है जिस एक्शन में आपका इंटरेस्ट है, उस एक्शन में आप आईएनजी लगाएंगे और उसकी हिंदी ना ही ने से निकले। आई एम इंटरेस्टेड इन डांसिंग, मैं नाचने में रुचि रखता हूँ। ही इज इंटरेस्टेड इन प्लेइंग क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलने में रुचि रखता है। शीना इज इंटरेस्टेड इन पेंटिंग, शीना को पेंटिंग करने में रुचि है। तो दिस इज वेरी इजी एंड यूजफुल स्ट्रक्चर फॉर स्पोकन पॉइंट ऑफ व्यू एंड आई होप दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ you and please comment me if you like this video and what type of structures you need, you can tell me by comment, then we will meet in next video. तब तक के लिए bye bye, take care.